गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप अगेरिकस की संरचना तथा बेसिडियोकार्प का एक सामान्य परिचय प्राप्त कर चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम अगेरिकस में जनन की प्रक्रिया तथा बेसिडियोकार्प की संरचना को विस्तार से समझेंगे। अगेरिकस में रिप्रोडक्शन 3 प्रकार से होता है: कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तथा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सामान्यतः एडिबल मशरूम का प्रोपेगेशन कायिक विधि यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा ही किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान सेकेंडरी माइसीलियम के छोटे छोटे खंडों का उपयोग किया जाता है। इन छोटे छोटे खंडों को इनोक्युलम या संरोप के रूप में काम में लिया जाता है। इन्हें ऑर्गेनिक मैटर से रिच सॉइल में बो दिया जाता है, उगा दिया जाता है तथा कुछ समय पश्चात इन सेकेंडरी माइसीलियम से फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियोकार्प बनने शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार संरोपण विधि के द्वारा या इनोक्युलम की सहायता से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन संपन्न करवाया जाता है। अगेरिकस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही रेयरली पाया जाता है, सामान्य नहीं है, परंतु जब कभी संपन्न होता है तो क्लेमाइडोस्पोर्स के बनने से संभव होता है। यह क्लेमाइडोस्पोर्स सेकेंडरी माइसीलियम के टर्मिनल एंड्स पर बनते हैं तथा जर्मिनेट होने के पश्चात ये नए सेकेंडरी माइसीलियम का निर्माण करते हैं। इसके पश्चात हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि काफ़ी कॉमन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान हम देखते हैं कि अगेरिकस की अधिकांश जातियां हीट्रोथैलिक होती हैं, परंतु इनमें स्पष्ट सेक्स ऑर्गन्स का निर्माण नहीं होता, यानी हम बहुत ही स्पष्ट रूप से एंथ्रीडिया अथवा ऊगोनिया या फीमेल सेक्स ऑर्गन नहीं देख सकते। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे संभव होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 वेजिटेटिव माइसीलियम के फ्यूजन से संपन्न होता है, जिसे सोमैटोगैमी, सोमैटो का अर्थ होता है वेजिटेटिव या कायिक कवक सूत्र, गैमी का अर्थ होता है फ्यूजन। तो इस प्रकार 2 अलग अलग स्ट्रेन्स के प्लस तथा माइनस कवक सूत्र एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तथा इन कवक सूत्रों के एक दूसरे के फ्यूजन के परिणाम स्वरूप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया संपन्न होती है। यहाँ आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि दोनों कवक सूत्रों में से एक सदैव प्लस स्ट्रेन का होगा, दूसरा माइनस स्ट्रेन का होगा। सोमैटोगैमी की इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम कोशिका द्रव्य एक दूसरे के साथ संलयित होते हैं, जिसे प्लाज्मोगैमी कहा जाता है। तत्पश्चात दोनों केंद्रक एक ही कवक सूत्र में आ जाते हैं और काफ़ी समय पश्चात कैरियोगैमी की प्रक्रिया संपन्न होती है। लंबे समय तक माइसीलियम डाई कैरियन या द्विकेंद्र की अवस्था में ही रहता है। तत्पश्चात कैरियोगैमी संपन्न होती है और अंततः मियोसिस की क्रिया संपन्न होने के साथ ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा हो जाता है। तो इसी प्रक्रिया को हम आगे चित्रों के माध्यम से और अच्छे तरीके से समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम पहले स्टेप से, डेवलपमेंट ऑफ बेसिडियोकार्प या फ्रूटिंग बॉडी किस प्रकार से डेवलप होती है। बेसिडियोकार्प का निर्माण सदैव सेकेंडरी माइसीलियम से प्रारंभ होता है, जो कि भूमिगत होता है। यह सबटेरेनियन या भूमिगत माइसीलियम सॉइल से न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करता है और उसके पश्चात फ्रूटिंग बॉडी या बेसिडियोकार्प का निर्माण करता है। बेसिडियोकार्प में 2 भाग या 2 प्रकार की संरचनाएं देखने को मिलती हैं। आधारीय भाग स्टाइप तथा एपिकल पार्ट पाइलस कहलाता है। बेसिडियोकार्प बनने के दौरान अनेक स्टेप्स देखने को मिलते हैं, जिनको कि हम इस चित्र की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं।
तो सर्वप्रथम सेकेंडरी माइसीलियम सॉइल के नीचे आपस में कॉम्पैक्ट होकर एक विशेष प्रकार की संरचना बना लेता है जिसे कि हाइफल नॉट कहा जाता है। अब इस हाइफल नॉट की टिप पर यानी शीर्ष पर एक प्रवर्ध उभरना शुरू होता है जो कि धीरे धीरे बढ़ता है और इस अवस्था को बटन स्टेज कहा जाता है। इस अवस्था में डेवलपिंग बेसिडियोकार्प में हमें नीचे का एक उभरा या बल्बस पार्ट नजर आ रहा है और एक ऊपर का भाग नजर आ रहा है जो कि आगे चलकर स्टाइप तथा पाइलस का निर्माण करेंगे। इसके पश्चात धीरे धीरे डेवलपमेंट आगे बढ़ता है। नीचे का भाग स्टाइप का निर्माण करना शुरू कर देता है। यहाँ आप देख रहे हैं यंग स्टाइप या वृंत बन रहा है। ऊपर का भाग सेमी स्फेरिकल, हेमिस्फेरिकल या अर्धवृत्तीय भाग के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इस भाग ने आगे चलकर पाइलस बनाना है, परंतु यहाँ पर हमें कुछ और परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्टाइप तथा पाइलस के जंक्शन पर हमें एक विशेष प्रकार की संरचना देखने को मिल रही है जिसे प्री लैमिलर चैम्बर का नाम दिया जाता है। यह एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर की तरफ रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स पाई जाती हैं। ये रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स तेजी से वृद्धि करके गिल्स का निर्माण करती हैं जो कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स या फर्टाइल स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो इस प्रकार एक तरफ तो आप देख रहे हैं स्टाइप तथा पाइलस भाग बन रहा है और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्री लैमिलर चैम्बर बन रहा है जो आगे चलकर गिल्स का निर्माण कर देगा। अब यह गिल प्राइमोडिया आगे गिल्स में बदल जाते हैं और तेजी से अरीय रूप से वृद्धि करते हैं। यहाँ पर आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है कि प्रारंभ में ये गिल्स एक मेम्ब्रेन के द्वारा घिरे रहते हैं जिसे कि वीलम के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार बेसिडियोकार्प का डेवलपमेंट प्रारंभ होता है। धीरे धीरे यह स्टॉक या स्टाइप भाग तेजी से वृद्धि करता है। तेजी से वृद्धि करने के कारण ऊपर वाला भाग सॉइल से बाहर आ जाता है या मृदा से बाहर आ जाता है तथा हमें दिखाई देने लग जाता है। ऊपर वाला भाग जो हेमिस्फेरिकल होता है वह काफ़ी तेज़ी से ग्रो करके एक छतरी नुमा संरचना बना लेता है या अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। अभी जैसे आपने मशरूम की संरचना देखी तो आपने देखा कि ऊपर का जो भाग है वह किस प्रकार से अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। तो इस प्रकार यह अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बनती है। तेजी से वृद्धि होने के कारण वीलम टूट जाती है और अपर हेमिस्फेरिकल रीजन जो है यह ओपन अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाता है जिसमें काफ़ी संख्या में गिल्स पाए जाते हैं जो कि रप्चर्ड वेलम से जुड़े रहते हैं। यहाँ पर टूटी हुई वेलम का भाग एन्वुलस कहलाता है। तो इस प्रकार स्टाइप, पाइलस तथा गिल्स का निर्माण हो जाता है। अब हम देखते हैं बेसिडियोकार्प की आंतरिक संरचना। स्टाइप भाग में अनेक सूडो पैरेन्काइमेटस हाइफी पाए जाते हैं। पेरिफेरल भाग कॉर्टेक्स तथा सेंट्रल पार्ट मेडुला का निर्माण करता है। बेसिडियोकार्प की संरचना को और अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम इसका सेक्शन काटते हैं। तो आप देख रहे हैं पहला भाग आपको ट्रांसवर्स सेक्शन नजर आ रहा है पाइलस भाग का तथा स्टाइप भाग का। तो स्टाइप भाग में तो आप देख रहे हैं कि आपको स्यूडो पैरेन्काइमेटस मास नजर आ रहा है जिसमें बाहर वाला भाग कॉर्टेक्स तथा भीतरी भाग मेडुला कहलाता है। पाइलस भाग को और अधिक विस्तार से देखते हैं तो पाइलस भाग में आपको गिल चैम्बर, इसमें भी
कॉर्टेक्स और मेडुला तो है ही सही, लेकिन यहाँ पर आपको एक विशिष्ट संरचना नजर आ रही है जो कि गिल्स चैम्बर या गिल्स कहलाते हैं। अब हम इस गिल की संरचना को विस्तार से देखते हैं। गिल की संरचना को विस्तार से देखने पर हमें स्पष्टतः 3 भाग नजर आते हैं। नीचे वाला भाग जिसे कि ट्रामा कहा जाता है, बीच वाला भाग जिसे कि सब हाइमीनियम के नाम से जाना जाता है, तथा ऊपर वाला भाग जिसे कि हाइमीनियम के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार 3 स्पष्ट भाग आपको नजर आ रहे हैं। तो एक एक करके इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रामा के बारे में। ट्रामा गिल्स का स्टेराइल या बंध्य भाग होता है तथा इसमें बहुत से लूजली अरेंज्ड आपस में गुथे हुए कवक सूत्र पाए जाते हैं। ट्रामा के बाद वाला भाग होता है सब हाइमीनियम। यह भाग हाइफी से ही मिलकर बना होता है। इन हाइफी की सेल्स जो होती हैं वह शाखित होती हैं तथा ये भी कॉम्पैक्टली अरेंज रहकर सब हाइमीनियम का निर्माण करती हैं। सब हाइमीनियम के बाद वाला भाग होता है हाइमीनियम। यह गिल्स का आउटर मोस्ट भाग है, फर्टाइल भाग है तथा इस भाग में जो कोशिकाएं हैं वह खंभ ऊतक की तरह या पैलिसेड लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज्ड हैं। आप देख रहे हैं कि एक के साथ एक ये कोशिकाएं पैलिसेड लाइक मैनर में अरेंज्ड हैं। यहाँ पर इस भाग में फर्टाइल रीजन एसेप्टेट हाइफी के रूप में पाया जाता है जिसे कि बेसिडियम कहा जाता है। तो फर्टाइल रीजन के रूप में यहाँ पर बेसिडिया का निर्माण होता है। साथ ही बेसिडिया के साथ ही आपको बीच बीच में कुछ पैराफाइसिस या स्टेराइल हाइफी भी नजर आ सकते हैं। यंग बेसिडियम डाइकैरियन होता है, जैसा कि अभी हम देखकर ही आए थे, 2 केंद्रक युक्त होता है तथा जल्दी ही मैच्योरिटी के साथ ही दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं तथा डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना लेते हैं। बेसिडियम का विकास हम अगली स्लाइड में देखेंगे। यहाँ पर आपको मुख्यतः फोकस्ड रहना है गिल्स की संरचना पर। ट्रामा, सब हाइमीनियम तथा हाइमीनियम। हाइमीनियम भाग में आप देख रहे हैं बेसिडियम तथा बेसिडियोस्पोर्स। अब इनका निर्माण कैसे होता है इसको अच्छे से समझने के लिए हम इस चित्र का सहायता लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डाइकैरियोटिक माइसीलियम का निर्माण हुआ सोमैटोगैमी के प्रोसेस के द्वारा। एक कोशिका में 2 केंद्रक या डाइकैरियन अवस्था के आते ही पूरे कवक सूत्र में क्लैंप कनेक्शंस का निर्माण हो जाता है। क्लैंप कनेक्शंस को पिछले वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही विस्तार से देख चुके हैं। तो इन क्लैंप कनेक्शंस की सहायता से पूरा का पूरा कवक सूत्र डाइकैरियोटिक बना दिया जाता है और इस प्रोसेस को कहा जाता है डाइकैरियोटाइजेशन। तो इस प्रकार यंग बेसिडियम सदैव 2 केंद्रक के साथ होता है। जैसे जैसे बेसिडियम मैच्योर होता है ये दोनों केंद्रक आपस में फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होकर डिप्लॉयड कोशिका या द्विगुणित संरचना का निर्माण करते हैं। यह द्विगुणित केंद्रक बनने के पश्चात मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया द्वारा 4 अगुणित केंद्रकों का निर्माण करता है और ये 4 अगुणित केंद्रक 2+ तथा 2- स्ट्रेन के होते हैं। इसी बीच बेसिडियम के अंतिम सिरे पर कुछ उंगलीनुमा संरचनाएं बननी शुरू हो जाती हैं जिन्हें कि स्ट्रिगमैटा के नाम से जाना जाता है। धीरे धीरे यह स्ट्रिगमैटा टिप्स पर फूल जाते हैं तथा इन
स्ट्रिगमेटा के द्वारा बेसिडियोस्पोर्स का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रत्येक बेसिडियम के द्वारा 4 हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर्स का निर्माण किया जा रहा है। एक और खास संरचना के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी, हिलर अपेंडिक्स। क्या है यह हिलर अपेंडिक्स? जहाँ पर बेसिडियोस्पोर तथा स्टिग्मा आपस में जुड़ते हैं, वहाँ पर एक छोटा सा प्रोजेक्शन पाया जाता है, छोटा सा प्रवर्धन पाया जाता है, जिसे कि हिलर अपेंडिक्स कहा जाता है। इस हिलर अपेंडिक्स की प्रेजेंस की वजह से ही बेसिडियोस्पोर बेसिडियम पर थोड़े से टेढ़े या ओब्लीक अवस्था में लगे रहते हैं। तो दोबारा से आप एक बार रिवाइज कीजिए। सर्वप्रथम पूरे के पूरे कवक सूत्र का डाइकैरियोटाइजेशन क्लैंप कनेक्शंस की सहायता से, तत्पश्चात कैरियोगैमी के द्वारा डिप्लॉइड सेल का बनना, फिर मियोसिस की क्रिया के द्वारा 4 हैप्लॉइड स्पोर्स का बनना और बेसिडियम के द्वारा बेसिडियोस्पोर्स का निर्माण होना। तो इस प्रकार इन सभी प्रक्रियाओं की सहायता से बेसिडियोस्पोर्स का निर्माण होता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो इस चित्र में आपको स्पष्ट रूप से बने हुए मैच्योर बेसिडियोस्पोर्स नजर आ रहे हैं। 4 बेसिडियोस्पोर्स हैं, प्रत्येक अगुणित है और यहाँ आपको हिलर अपेंडिक्स भी नजर आ रहा है। तो इस प्रकार हाइमेनियम क्षेत्र में बेसिडियोस्पोर्स का निर्माण होता है। बनने के पश्चात परिपक्व अवस्था में ये बेसिडियोस्पोर बनने के पश्चात ये बेसिडियोस्पोर्स परिपक्व होते हैं। इसी बीच हिलर अपेंडिक्स नामक संरचना पर एक लिक्विड की बूंद अपीयर होती है, जिसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन भी उपस्थित होते हैं। ये बेसिडियोस्पोर इसी बूंद के ऊपर पाए जाते हैं। धीरे धीरे यह ड्रॉप साइज में बढ़ती है और बेसिडियोस्पोर्स के साइज के 1/5 साइज के बराबर हो जाते हैं। इसी अवस्था में बेसिडियोस्पोर इस स्ट्रिगमेटा से तेजी से फेंक दिए जाते हैं। तो इस प्रकार एक के बाद एक चारों बेसिडियोस्पोर्स इस बेसिडियम से फेंक दिए जाते हैं। तो आप देख रहे हैं ये छोटी सी बूंद, और जो कि बेसिडियोस्पोर को बाहर की तरफ धकेल रही है। जैसे ही यह बेसिडियोस्पोर एक अनुकूल सबस्ट्रेटम पर गिरते हैं, ये जर्मिनेट होते हैं तथा मोनोकैरियोटिक माइसीलियम का निर्माण करते हैं, जो कि प्लस अथवा माइनस स्ट्रेन की हो सकती है। और यह मोनोकैरियोटिक माइसीलियम पुनः डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनाता है तथा यह चक्र चलता रहता है। इस चित्र में आप अगैरिकस का लाइफ साइकिल देख सकते हैं। तो अगैरिकस के लाइफ साइकिल की शुरुआत हम करते हैं। सर्वप्रथम आपने देखा यहाँ पर फ्रूटिंग बॉडी। इस फ्रूटिंग बॉडी से बेसिडियम, बेसिडियम से बेसिडियोस्पोर्स का निर्माण, बेसिडियोस्पोर जर्मिनेट होकर प्राइमरी माइसीलियम बना रहे हैं। यह प्राइमरी माइसीलियम सोमैटोगैमी का प्रोसेस संपन्न करते हैं, जिसके द्वारा सेकेंडरी माइसीलियम का निर्माण होता है। ये सेकेंडरी माइसीलियम सबटेरेनियन या भूमिगत होते हैं, हाइफल नॉट्स बनाते हैं। हाइफल नॉट से पुनः फ्रूटिंग बॉडी बननी शुरू हो जाती है। यहाँ पर आपको बटन स्टेज नज़र आ रही है। फ्रूटिंग बॉडी में वही गिल्स का डेवलपमेंट, बेसिडिया का डेवलपमेंट, और इस तरीके से यह चक्र चलता रहता है। तो इस प्रकार बेसिडियोस्पोर्स तथा सोमैटोगैमी की प्रक्रिया के द्वारा अगैरिकस का लाइफ साइकिल संपन्न होता है। इसी का आरेखीय चित्र आप देख सकते हैं, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ से हम शुरू करते हैं। प्लस तथा माइनस स्ट्रेन के बेसिडियोस्पोर्स जर्मिनेट होकर मोनोकैरियोटिक माइसीलियम का निर्माण करते हैं, जो कि सोमैटोगैमी के द्वारा
डाइकैरियोटाइजेशन संपन्न करता है, सेकेंडरी माइसीलियम बनता है, यह राइजोमॉर्फ बनाता है जो कि पुनः बेसिडियोकार्प बनाती है। तो इस प्रकार अगेरिकस का लाइफ साइकिल संपन्न होता है। साथ ही हम देख लेते हैं अगेरिकस की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस या आर्थिक महत्व। जैसा कि हम देख ही चुके हैं कि इसकी अधिकांश जातियां खाद्य पदार्थ के रूप में काम में ली जाती है। मशरूम में अधिकांश मात्रा जल की होती है, परंतु इसके अतिरिक्त इसमें हाई क्वालिटी प्रोटीन तथा अमीनो एसिड्स भी उपस्थित रहते हैं। इसके अतिरिक्त फॉलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम तथा कॉपर भी पाया जाता है जो कि ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इन सभी तत्वों की प्रेजेंट के कारण मशरूम एक अत्यधिक पोषण युक्त खाद्य पदार्थ के रूप में काम में आता है। साथ ही इसमें 2 to 4% ग्लाइकोजन पाया जाता है। फैट, कोलेस्ट्रॉल व स्टार्च लगभग नहीं के बराबर होते हैं। इसीलिए डायबिटीज़ की बीमारी युक्त पेशेंट्स तथा हाई बीपी वाले पेशेंट्स के लिए यह मशरूम सुपर फूड के नाम से जाना जाता है। हाल ही में टोक्यो इंस्टीट्यूट के द्वारा मशरूम में कुछ एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ भी खोजी गई हैं। तो इस प्रकार यह एक बहुत ही पोषण युक्त खाद्य पदार्थ के रूप में काम में लिया जाने वाला कवक है। परंतु ध्यान रखिए कि प्रत्येक मशरूम खाने योग्य नहीं होता। जब हम हार्मफुल एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि बहुत से मशरूम काफ़ी विषैले भी होते हैं। अगेरिकस की स्पीशीज सिलिरिकोला तथा यहाँ पर जेड स्मॉल आएगा, ध्यान में रखिए, अगेरिकस ज़ेंथोडर्मिस पॉइजनस या विषैली जातियाँ हैं जो कि इतनी विषैली होती हैं कि अगर मानव के द्वारा या किसी पशु के द्वारा इन्हें खा लिया जाए तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके अतिरिक्त मशरूम की कुछ प्रजातियां मस्केरिन नामक पदार्थ स्रावित करती हैं जो कि एक विषैला पदार्थ है। एक बेसिडियोकार्प के कंजप्शन से ही अनेक मौतों का यह कारण बन सकता है। तो इसलिए अवश्य मशरूम खाइए, परंतु ध्यान से पहचान कर लाभदायक मशरूम को ही, खाद्य मशरूम का ही सेवन कीजिए। तो उम्मीद है कि आप मशरूम्स के लाइफ साइकिल को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। धन्यवाद।